नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं राकेश कुमार शर्मा कौटिल्य परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट अवेटिंग चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर से लगभग 120 से 140 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैं बारी बारी बताऊंगा, हर टॉपिक में से तीन चार क्वेश्चन बनेंगे और लगभग 30 से 40 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे ब्रॉड चैप्टर है, मोस्ट वायरिंग चैप्टर है फिजिक्स का। यहाँ से कितने भी टाइप के हम क्वेश्चन बना सकते हैं, कितनी वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चे के मेरे पास मैसेज आया था, सर कंप्लीट कंटेंट अपने को ऑप्टिक्स का नहीं मिल रहा है। तो मैं जो अपनी ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है इसमें आपको मैं 2 3 4 पार्ट जितने भी बनेंगे सारे पार्ट बना के कंप्लीट ऑप्टिक्स इसके अंदर कवर कराऊंगा और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इसको हम प्री ऑप्टिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इस वीडियो को, पहली वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग प्री ऑप्टिक्स बोल सकते हैं। प्री ऑप्टिक्स मैंने वर्ड क्यों दिया? ये ऑप्टिक्स के पहले की चीज़ है। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे, मिरर्स के बारे में पढ़ने जाओगे, लेंस के बारे में पढ़ने जाओगे और भी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने जाओगे, तो उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप लोग ऑप्टिक्स में प्रोसीड कर सकते हो। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो यहाँ पर प्रोसीड करने से आपको अड़चन ही नहीं आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, कंसेप्ट आपके अधूरे रह जाएंगे। तो कंसेप्ट बिल्डअप चैप्टर है अपने पास। ये जो टॉपिक है आज का, कंसेप्ट बिल्ड करेंगे यहाँ से। और यहाँ से जो बनेंगे आज मैं कोशिश करूँगा न्यूमेरिकल 1-2 बस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर कराऊँ इस पार्ट के अंदर। तो लाइट के बारे में आपको बताऊँगा, लाइट क्या होता है, मिरर, रिफ्लेक्शन, इमेज और इसके टाइप क्या होते हैं, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। नंबर ऑफ इमेज का मतलब यही है, जब 2 मिरर में रख देता हूँ ऐसे करके, या फिर जब कभी आप नाई की दुकान में जा करके बैठते हो तो नाई दुकान में देखा होगा आपने, सामने देखते हो, पीछे वाला मिरर आपको दिखता है, उसके अंदर सामने तो आपकी इमेज है लेकिन पिछले वाला मिरर जो आगे मिरर में दिख रहा है उसमें भी आपकी इमेज है। तो इस टाइप से देखते हो आप, बहुत सारी इमेज बनती जाती हैं। तो उस इमेज का नंबर कितना होता है, हम मिरर को कितने एंगल पर रखें तो कितनी इमेज बनेंगी, वो चीज़ें हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करूँगा नंबर ऑफ इमेज वाले टॉपिक में। स्पीड ऑफ इमेज मीन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कोई वस्तु मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन हो, कैसे भी करके, तो उस इमेज की स्पीड क्या रही होगी और मेरे को इमेज की स्पीड कितनी दिखेगी और एक्चुअल स्पीड क्या होगी, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आपको बताऊंगा। एंगल ऑफ डेविएशन बताऊंगा। कोई भी रे आ रही होगी, रास्ते में मिरर आ गया होगा तो रिफ्लेक्शन के कारण उसने अपना रास्ता बदल लिया होगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी लाइट रे सीधी जाती है तो बीच में हम लोग मिरर लेंस कुछ भी रख देते हैं, वो क्या कर देता है, लाइट के रास्ते को बदल देता है। तो कितने एंगल पर लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से बदल गई होगी, डेविएट हो गई होगी, दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। क्या है? डेविएशन। क्या बोलेंगे? डेविएशन। साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन में से जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, इमेज की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, वी से, और फोकल लेंथ को एफ से। तो हम लोग कन्फ्यूज यहाँ पर रहते हैं जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ कब मेरे को पॉजिटिव लेनी है, कब मेरे को नेगेटिव लेनी है, कब मेरे को फोकल लेंथ इनफाइनाइट लेनी है, कब मेरे को फोकल लेंथ 0 लेनी है। ठीक है, वो डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स को। तो देखिए, ऑप्टिक्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। जो आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स वो 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहला रे ऑप्टिक्स, सेकंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मैं लाइट के रे के बारे में बात करूंगा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करूंगा। ड्यूअल नेचर मतलब वैसे तो मैं मोस्टली न्यूटन साहब की थ्योरी को इसमें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ड्यूअल नेचर भी बताऊंगा कि लाइट ड्यूअल नेचर की क्या होती है, कैसे होती है, बताऊंगा आपको। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में अलग से डिस्कस करूंगा, लाइट के वेव नेचर के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, बेसिकली लाइट के 3 टाइप होते हैं, 3 नेचर होते हैं। न्यूटन साहब ने सबसे पहले लाइट के ऊपर रिसर्च की, तो न्यूटन साहब ने अपने को बताया कि लाइट कैसी होती है, वेव नेचर की होती है। कैसी होती है लाइट? पार्टिकल नेचर की होती है। इसकी होती है, न्यूटन साहब ने बताया क्लासिकल थ्योरी, इस थ्योरी को कॉर्पोस्कल्स थ्योरी बोलते हैं। और न्यूटन साहब क्या कहते हैं, लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। तो न्यूटन साहब का कहना होता था, कोई भी अपने पास सोर्स होता है, मान लीजिए बल्ब है, तो बल्ब के अंदर से जो लाइट निकलती है वो फोटोन्स की फॉर्म में निकलती है। क्या? फोटोन। और एक फोटोन को न्यूटन साहब ने क्या माना है, पार्टिकल माना है। क्या माना है? पार्टिकल। तो न्यूटन साहब ने बता दिया अपने को लाइट कैसी होती है, पार्टिकल नेचर की। फिर आए हाइजन साहब। हाइजन साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, अपनी वेव थ्योरी दी अलग से। क्या दी? अपनी वेव थ्योरी दी अलग से। तो वेव थ्योरी में हाइजन साहब ने बताया कि लाइट कैसी होती है, वेव नेचर की होती है। कैसी होती है? वेव नेचर की। तो इन्होंने देखा जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो पीछे मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्टिंग टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किसने एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन साहब ने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आइंस्टीन साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
तो ना तो न्यूटन साहब की थ्योरी सेटिस्फाई करती है उसको, ना हाइजेनबर्ग साहब की थ्योरी सेटिस्फाई करती है। कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं लाइट पार्टिकल नेचर की होती है, फोटोन होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लेकिन कुछ जब एक्सरे वगैरह पढ़ते हैं तो बताते हैं वेव नेचर के होते हैं। तो आइंस्टीन साहब ने इन दोनों थ्योरी को कंबाइन किया और आइंस्टीन साहब ने बताया कि लाइट थ्योरी कैसी होती है, ड्यूअल नेचर की होती है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर। कैसा होता है, पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं लाइट कैसी होती है, हम पढ़ते हैं जी लाइट ड्यूअल नेचर की होती है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट का वेव नेचर भी होता है। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। तो लाइट 3 तरीके की होती है। लाइट पार्टिकल नेचर बताया न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में या फिर क्लासिकल थ्योरी में। लाइट का वेव नेचर बताया हाइजन साहब ने वेव थ्योरी के अंदर। लाइट का ड्यूअल नेचर बताया आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो 3 नेचर होते हैं। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग लाइट। लाइट इज नथिंग, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फोटॉन्स की फॉर्म में जाती है, पार्टिकल नेचर बताया। इट इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मीडियम में एक डिस्टर्ब, वेव क्या होती है, वेव इज नथिंग, इट इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव और कुछ नहीं है, मैंने मीडियम को, जो मीडियम है इस मीडियम में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहे होंगे, इनर्शिया उनकी जीरो रही होगी, तो उन पार्टिकल्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया तो आगे करके एनर्जी ट्रांसमिट करेगी, वो डिस्टर्बेंस लाइट एनर्जी होती है। क्या होती है, फोटोन निकला, फोटोन ने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करके वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा तो वेव बन गई लाइट। ठीक है, और फोटोन ने पार्टिकल, हर पार्टिकल के साथ में एक वेव अटैच होती है। किसने बताया अपने को, हर पार्टिकल के सारे में डी ब्रोगली साहब ने बताया था ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ में पढ़ते थे। अगर हम लाइट को पार्टिकल मान भी लें तो पार्टिकल, और डी ब्रोगली साहब क्या कहते हैं, हर पार्टिकल के साथ में एक वेव अटैच होती है। बताया था तुमको वेवलेंथ क्या होता था, h बाई मोमेंटम के बराबर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो उसको भी आइंस्टीन ने बताया। बोला न्यूटन साहब अगर ये कहते हैं पार्टिकल है तो वो डी ब्रोगली साहब तो कहते हैं पार्टिकल से वेव होती है, तो इस हिसाब से ये थ्योरी भी इनकी ठीक है, वेव नेचर की होती है। तो उन्होंने बताया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ड्यूअल नेचर की होती है। ठीक है, तो लाइट इज नथिंग डिस्टर्बेंस। अब मिरर की बात करते हैं, मिरर क्या होता है, क्लियर है ना। यहाँ से थ्योरी के 2-3 क्वेश्चन होंगे और 2-3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। मैं मिरर की बात करूँगा, ये मिरर ले लेता हूँ। आपने देखा होगा मिरर एक साइड से क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, मिरर वन साइड से हम लोग मिरर को पेंट कर देते हैं और ये पेंट होता है सिल्वर ऑक्साइड का। किसका होता है, सिल्वर ऑक्साइड का होता है। किसका पेंट होता है, ये सिल्वर ऑक्साइड का। सिल्वर ऑक्साइड का पेंट क्यों करते हैं, ये चमकीला होता है थोड़ा, तो मिरर की एक साइड की जो सरफेस है वो चमकीली होगी तो रिफ्लेक्शन बढ़िया होगा। रिफ्लेक्शन बढ़िया होगा तो अपना चेहरा मिरर के अंदर साफ दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, क्लियर दिखेगा। तो सिल्वर ऑक्साइड का होता है। अब देखिए लाइट जब ऐसे आई, जब ऐसे लाइट आएगी तो इसको मैं बोलूँगा इंसिडेंट रे। क्या बोलूँगा, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। ये मेरे पास पॉइंट है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है इट इज़ द नॉर्मल टू द सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए क्या बोलूँगा इसको मैं, नॉर्मल बोलूँगा। ठीक है, इस नॉर्मल पर यहाँ पर लाइट फॉल हुई और ऐसे करके चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई मतलब, तो इसको बोलूँगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलूँगा मैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलूँगा। तो ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। क्या हो गया, इंसिडेंट रे। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गया और ये कौन सा हो गया, परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण तो इंसिडेंट रे, परावर्तित। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। बोला जी लाइट जब आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, इसके कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम तो ये कहता है नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट लाइट जो बनाएगी इंसिडेंट एंगल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के पहला नियम। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के पेपर में आता है। ये चीज़ याद रखेंगे, हर जगह एप्लीकेबल होगी, चाहे मैं लेंस पढ़ूंगा चाहे मिरर पढ़ूंगा, रिफ्लेक्शन कहीं भी हो रहा है हर जगह एप्लीकेबल होगी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा लॉ, दूसरा ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये मेरे पास बोर्ड एक प्लेन है, तो देखिए इसी बोर्ड के प्लेन में ये लाई कर रही हैं। ये तीनों एक प्लेन में, अगर अलग अलग प्लेन में होती हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो उस टाइम पर रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या हो गया, इंसिडेंट रे बराबर में रिफ्लेक्टेड रे के, नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या करेंगे,
सॉरी सेम प्लेन में लाई करेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दी। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। जब हम शीशे के सामने खड़ा होऊंगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके लाइट की रेज आएंगी तो क्या होगा, मेरे पास इमेज बनेगी मेरी। आपने देखा होगा ना, शीशे के सामने खड़े होते हैं, मैं देखता हूँ शीशे को, शीशे से लाइट की रिफ्लेक्ट आती है, मेरे को अपनी इमेज उसमें दिखाई देती है। तो इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन देखते हैं। इसको मैं रफ कर दूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो जो चीज़ें थ्योरी की होंगी हम लोग मिस करेंगे, वो साथ साथ कवर करते जाएंगे, ठीक है। देखिए ये मिरर है मेरे पास, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, कोई आदमी खड़ा हुआ है। इस आदमी की दूरी मान लेता हूँ यहाँ से मैं x मीटर, क्या मान लेता हूँ, x मीटर। तो देखिए इमेज बनाने के लिए इमेज की कंडीशन आपको बता देता हूँ। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की आवश्यकता होती है अपने को। सेम सोर्स से कम 2 रेज जानी, 2 से ज़्यादा कितनी जा सकती है, कम से कम कितनी रेज होनी चाहिए, 2 रेज होनी चाहिए। और दोनों रे कैसी होनी चाहिए अपने पास, सेम सोर्स से जानी चाहिए, ठीक है। सिंगल रे से कभी भी इमेज नहीं बनेगी। तो मैं मान लेता हूँ मेरी इमेज बनेगी यहाँ पर, तो पहली रे तो ऐसे गई, तो रे नॉर्मल पर ऐसे जाती है, तो नॉर्मल पर वापस आ जाती है, नॉर्मल पर ऐसे जाती है, नॉर्मल पर एंगल लॉस नहीं बताऊंगा, रेज के लॉ क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, इसके आगे वाला टॉपिक बताऊंगा। अभी सिर्फ याद रखिए, अगर नॉर्मल पर ऐसे जाएगी, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल था मेरे पास, नॉर्मल पर कोई लाइट आई तो उसने तो इंसिडेंट एंगल 0 बनाया, तो जब लौट के जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पर आई तो एंगल आई बराबर में 0, जब वापस जाएगी लौट के तो एंगल R 0, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो नॉर्मल पर कोई लाइट, नॉर्मल क्या होता है, जिस सरफेस पर लाइट फॉल हो रही है उसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है, दैट इज द नॉर्मल टू द सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगी, इसके क्या रहेगी, वो नॉर्मल रहेगी। तो ये लाइट ऐसे गई है, एक रे तो ये हो गई। दूसरी रे और चाहिए अपने को सेकंड रे, तो सेकंड रे कैसे जाएगी अपने पास, सेकंड रे को यहाँ पर देख लो, ठीक है। सेकंड रे यहाँ से गई, सेकंड रे ऐसे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई बराबर में होगा एंगल आर के, दोनों थीटा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइट तो ऐसे गई तो ऐसे चली गई होगी, ये लाइट ऐसे, ये दोनों लाइट तो मिलेंगी नहीं भाई कहीं पर, भाई ये तो ऐसे आई, ये तो ऐसे चली गई होगी, ऐसे आई ऐसे, ये तो गैप बढ़ता जा रहा है, मिलेंगे नहीं। लेकिन इमेज बनाने के लिए लाइट को मिलना ज़रूरी है, लाइट को मिलना ज़रूरी है। तो मैंने देखा जी यहाँ तो ये मिलेंगे नहीं, इनको मैंने पीछे बढ़ा के देखा, क्या किया, पीछे बढ़ा के देखा, तो डॉट से ऐसे ले गया, मेरे को ऐसा लगा ये दोनों लाइट यहाँ से आ रही हैं, देखो आपको नहीं लगा, ऐसे लगा। तो यहाँ से क्या किया मैंने, अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट यहाँ पर ऐसे, तो ये लाइट ऐसे गई है, तो यहाँ पर मिल गई, तो इट विल बी द इमेज। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ कौन सी है, देखिए लाइट तो दोनों यहाँ पर ऐसे गई, रियलिटी में तो मिली नहीं। मैंने इसको इमेजिन करके देखा है कि शीशे के पीछे अगर ये जाती तो क्या हो रहा होता, शीशे के पीछे जाती, तो अगर ये शीशे के पीछे जा रही तो यहाँ जाती, तो यहाँ पर मिल रही होती, इमेजिन करके तो देखा। तो मेरे पास जो इमेज बनेगा ये इमेजनरी बनेगा, क्या बनेगा, इमेजनरी बनेगा, या फिर इसको मैं बोलता हूँ वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज। क्लियर सभी को। अब आप देखेंगे जी, इमेज को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, एक तो क्या होता है रियल इमेज, एक कौन सा होता है वर्चुअल इमेज। तो मैंने आपको होता है वर्चुअल इमेज, मैंने इमेजिन किया था, लाइट रियलिटी में नहीं गई, जब इमेजिन करके मैंने देखा तो यहाँ पर मिल रही होगी। तो अगर लाइट रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, डायरेक्ट दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, ये दोनों लाइट डायरेक्ट एक दूसरे को कट करेंगी तो कैसा बनेगा रियल इमेज, और ये इनडायरेक्ट कट करेंगी, इनडायरेक्ट मतलब रियलिटी में इन्होंने कट नहीं किया, मैंने इमेजिन करके देखा पीछे, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में समझ में आ गया, 2 लाइट रे आएंगी और दोनों लाइट रे आकर के एक दूसरे को कट कर देंगी, क्या आएंगी, दोनों लाइट रे आएंगी और दोनों लाइट रे आके एक दूसरे को यहाँ पर कट कर देंगी, ऐसे करके डायरेक्ट कट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी, वास्तविक इमेज बनेगी। डायरेक्ट कट नहीं की, लाइट अलग रास्ते में, मैंने इमेजिन करके देखा शीशे के पीछे क्या हो रहा था, दैट इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर डायरेक्ट कट नहीं किया, तो पेंट कर रखा है, लाइट तो इधर आएगी उधर तो जा ही नहीं सकती, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो ये अगर डायरेक्ट कट करती है एक दूसरे को, क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरसेक्ट करती, तो मेरे पास रियल इमेज बनता, और इनडायरेक्ट इंटरसेक्ट किया है तो ये रियल इमेज को मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्रीन के ऊपर ला सकता हूँ, लेकिन इस वर्चुअल इमेज को स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकता। रियल इमेज को मैं स्क्रीन के ऊपर ला सकता हूँ।
अगर लाइट डायरेक्ट गिरती है, जैसे हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाते हैं, आप गए होगे, तो आप जब सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाते हो तो क्या होता है, पीछे कोई भी डिवाइस रखा होता है, वहाँ से फोकस आती है पर्दे के ऊपर और हम लोग वहाँ पर पिक्चर चलाते हैं और वो पर्दे पर दिखाई देती है। तो हमने क्या किया, उस इमेज को पर्दे के ऊपर लेके आ गए, क्या हो गए, जो हमारे पीछे में चल रही थी उसको पर्दे के ऊपर लेके आ गए, इट मीन्स दैट इज रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज में देखो, अब मैं यहाँ खड़ा हो गया शीशे के सामने, ठीक है, मेरे आगे शीशा रखा हुआ है 2 मीटर पर, तो मेरी जो इमेज बनेगी 2 मीटर दूर बनेगी। क्या बनेगी, 2 मीटर दूर बनेगी शीशे के पीछे 2 मीटर दूर बनेगी। तो क्या कभी ऐसा होगा कि शीशे के पीछे 2 मीटर दूर में कोई भी स्क्रीन रख दो और उसके ऊपर मेरी इमेज बन जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। वो मेरे को आभास हो रहा है, रियलिटी नहीं है। शीशे में अपनी इमेज देख रहा हूँ, तो आईने में जो आपने इमेज देखी वो आपका आभास है, वो हकीकत नहीं है। दीवार पर आईना लगा हुआ है, दीवार पर मैंने अपनी शक्ल देखी, मेरा फेस देखा, मैं दीवार से 2 मीटर दूर खड़ा हुआ था, तो दीवार के उस पार मेरे को आभास होगा 2 मीटर दूर क्या बन रही है, मेरी इमेज बन रही है। लेकिन रियलिटी में मैं दीवार के उस तरफ जा कर के क्या रखता हूँ, कोई भी स्क्रीन रखता हूँ, तो उसके ऊपर मेरी इमेज नहीं बनेगी। उसके ऊपर इमेज नहीं बनेगी मतलब वर्चुअल इमेज है। कैसी है, वर्चुअल इमेज, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो इमेज बनती है मिरर के अंदर वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, मेरा लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखेगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखेगा। क्या मतलब, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखेगा और राइट वाला पार्ट कहाँ दिखेगा, लेफ्ट में। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, अगर ऊपर वाला पार्ट नीचे तो नीचे, ये तो डायरेक्टली इन्वर्टेड हो गया। लेटरली इन्वर्टेड मतलब होता है लेफ्ट वाला पार्ट में और राइट वाला लेफ्ट में, ऐसे करके दिखे, देखा होगा आपने, ठीक है। शीशे में कभी देखते हो तो आपकी राइट आई लेफ्ट में क्योंकि आप तो ऐसे खड़े हो लेकिन वो आपकी तरफ मुंह करके खड़ा है, देखा होगा ना आपने। शीशे में मैं ऐसे खड़ा हूँ लेकिन मेरी इमेज शीशे में खड़ी है तो मेरी तरफ मुंह करके पड़ी है, ठीक है। तो मेरा राइट वाला लेफ्ट में दिख रहा है, लेफ्ट वाला राइट में दिख रहा है, ठीक है। तो इमेज की बात करूँगा मैं प्लेन मिरर में, तो रियल और वर्चुअल टाइप ऑफ इमेज आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर पढ़ा है इमेज एंड टाइप, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला मैंने लाइट के बारे में बताया, फिर मिरर के बारे में, फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर लाइट रे आती है और सेम मीडियम में चली जाती है दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। अगर सेम मीडियम में आके दूसरे मीडियम में करती है रिफ्रैक्शन। आपको लास्ट में जब ये वीडियो कंप्लीट करूंगा इसका कंक्लूजन बताऊंगा, वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखेंगे, क्या बताऊँगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस, TIR और पोलराइजेशन। ये 7 प्रॉपर्टी होती हैं लाइट की। लाइट की क्या होती हैं, 7 प्रॉपर्टी होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, ठीक है। ये 7 प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे, इनमें अंतर क्या होता है रियलिटी में, ठीक है। तो चलिए, तो रियल और वर्चुअल इमेज आपको समझ में आ गया। रियल इमेज लाइट के डायरेक्ट कट करने से बनता है, या इनडायरेक्ट कट करने से बनता है। मैं इमेजिन करता हूँ रियल इमेज को स्क्रीन पर ला सकता हूँ, वर्चुअल को स्क्रीन पर नहीं ला सकता है, ठीक है। इसको साफ करते हैं, प्रॉपर्टीज देखता हूँ इस इमेज की। तो देखिए, अगर ये x डिस्टेंस पर थी मेरे पास ऑब्जेक्ट, कहाँ x डिस्टेंस पर, तो जो इमेज बनेगी वो इमेज भी कहाँ बनेगी, यहाँ से x डिस्टेंस पर ही बनेगी। तो सेम डिस्टेंस पर बनेगी भाई। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इमेज डिस्टेंस जितनी है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी शीशे से इतनी रहेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितनी है, मैंने x मान लिया ऑब्जेक्ट के लिए और ये किसके लिए, इमेज के लिए। तो मेरे पास xi बराबर में या फिर xo बराबर में xi, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस शीशे से, मिरर से, दर्पण से, और दर्पण से इमेज की डिस्टेंस क्या रहेगी, बराबर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में रहेगा हाइट ऑफ इमेज की। अगर ये 10 मीटर का है तो ये भी 10 मीटर का, ये 5 फुट 7 इंच का है तो ये भी कितने का रहेगा, 5 फुट 7 इंच का। 5 फुट 7.25 या 5 फुट 6.25 नहीं होगा। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ बात करता हूँ, तीसरी चीज़, अगर ये आदमी, हाँ लेटरली इन्वर्टेड तो भूल गए हम, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखता है शीशे में, हमको राइट वाला किस में दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। चौथा, कैसी बनेगी इमेज, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी। ये मेरे पास प्लेन था तो प्लेन के ऊपर सीधा है तो ये भी सीधा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा ये प्लेन के नीचे बनेगा। तो जो लेवल है, लेवल के ऊपर क्या बनेगी, सीधी, तो इरेक्ट इमेज बनेगी, उसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट बनेगी। पांचवा, मैं इस मिरर की बात करूँगा तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, इस मिरर की जो फोकल लेंथ की बात करूँगा वो फोकल लेंथ होती है मेरे पास इनफाइनाइट।
फोकल लेंथ इनफाइनाइट मतलब क्या होती है? फोकल लेंथ किसी भी मिरर का वो पार्ट होता है, वो कंपोनेंट होता है, फिर वो प्रॉपर्टी होती है जैसे मैंने मिरर के ऊपर कोई भी लाइट डाली, उसको कितनी दूरी पर जाकर के लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है। एक फोकस, जैसे आपने कन्वेक्स देखा होगा, कनकेव देखा होगा, तो कन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज कर देता है, कनकेव एक पॉइंट पर ला के फोकस करता है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है। तो ये तो क्या करता है, अगर ऐसे आएगी तो ये तो इनफाइनाइट तक, सीधी लाइट आ रही है तो सीधी लाइट को इनफाइनाइट तक ले जाएगा। तो इसकी फोकल लेंथ हमने क्या मान लिया? इनफाइनाइट। ये कन्वर्ज नहीं करेगा लाइट को, डाइवर्ज नहीं करेगा। पैरेलल रेज आ रही हैं तो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल ही ले जाएगा। तो फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट हो गई। क्या होगी? इनफाइनाइट। मैं पावर की बात करता हूँ, पावर होता है 1/, फोकल लेंथ 1/, इनफाइनाइट रखूँगा तो 0 आ जाएगा। पावर क्या हो गई इस लेंस की? 0। तो मिरर की क्या है? मिरर एक साइड से पेंट करते हैं तो मिरर बन जाता है। तो आपको पूछता है जी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी, आप बताओगे इनफाइनाइट। आपको पूछेगा प्लेन मिरर की पावर कितनी, आप क्या बताओगे? 0। फोकल लेंथ को हम लोग नापते हैं मीटर में और इसको नापते हैं डायप्टर में। किस में नापेंगे? डायप्टर। दिखाई दे रहा है सभी को पीछे? तो इसको किस में नापेंगे हम लोग? डायप्टर में नापेंगे। तो डायप्टर एक तरीके से क्या होता है? 1/में मीटर या फिर मीटर इनवर्स। तो डायप्टर कुछ नहीं होता है, मीटर इनवर्स को ही बोलते हैं। डायप्टर किसको बोलते हैं? मीटर इनवर्स को ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर ये आदमी है, ये आदमी इधर दौड़ना शुरू कर देता है 10 मीटर पर सेकंड की तरफ से, तो इसकी इमेज भी इसकी तरफ आना शुरू कर देगी 10 मीटर पर सेकंड की तरफ से। तो शीशे की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में होती है वेलोसिटी ऑफ इमेज के। लेकिन रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? मेरे को इमेज अपनी तरफ आती हुई कितनी स्पीड से दिखाई देगी। तो देखिए 10 से तो मैं गया, 10 से ये गया और 10 से ये आया, टोटल 1 सेकंड में दूरी चली 20। या फिर मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया था, जब दो वस्तु अपोजिट दिशा में जाती हैं ऐसे करके, इसकी वेलोसिटी ए, इसकी वेलोसिटी बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में चल रही वस्तुओं की स्पीड आपस में जुड़ जाती है, आपस में जुड़ जाती है, तो ये जुड़ जाएगी 20। तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू इमेज हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और ये तो क्या थी अपने पास? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट 10 से जा रहा था तो इमेज भी 10 से आ रही थी अपनी। ठीक है, लेकिन रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा, मेरे को मेरी इमेज या फिर आप शीशे के सामने तो आपको अगर जितनी स्पीड से आप जा रहे होते हैं ना, इमेज उससे डबल स्पीड से आपको दिखाई देगी। क्यों? इमेज जितनी स्पीड से आ रही उतनी से ही आप जा रहे हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो आपको अपनी परछाई, आपको अपना प्रतिबिंब किसी भी शीशे में आपकी स्पीड से दुगनी स्पीड से चलता हुआ आपकी तरफ दिखाई देगा। आपको रियलिटी में दोनों की बराबर होती है, मैं जितने से जा रहा हूँ वो भी उतने से आ रहा है। डाउट होता है इस क्वेश्चन में, काफ़ी लोग याद रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो देखिए ये छोटा सा कंटेंट और मैंने यहाँ से कम आपको 10-15 टाइप के क्वेश्चन बता दिए, तो इसलिए मैंने आपको प्री ऑप्टिक्स बोला इसको। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ऑप्टिक्स पढ़ना है तो। चलिए आपको 2 छोटे क्वेश्चन और बताऊंगा, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन याद रखो, आपको अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है तो आपको अपनी हाइट का कितना बड़ा शीशा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेरे को मेरी पूरी इमेज देखनी शीशे के अंदर, तो मेरे को शीशे की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? याद रखेंगे, अगर मेरी हाइट h है, क्वेश्चन क्या था? अगर मेरी हाइट h है और मेरे को कंप्लीट इमेज देखनी है तो कम से कम जो शीशा लूँगा मैं अपनी हाइट की आधा लूँगा, h/2 का तो लूँगा। तो किसी भी आदमी को अपनी इमेज किसी शीशे में पूरी देखने के लिए अपनी हाइट की आधी हाइट का शीशा तो कम से कम ज़रूरत होता है। उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम में पूरी नहीं दिखेगी। पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इमेज का। अगला टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज देखिए भाई, ऑप्टिक्स का मतलब समझ में आ गया? ऑप्ट मीन्स लाइट, ICS लगा होता है तो रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू लाइट कोई भी चीज़ है वो ऑप्टिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज, तो देखिए नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं। अपने पास कोई भी 2 मिरर रहे होंगे, 2 शीशा रहे होंगे, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड रहे होंगे। कहाँ पर? थीटा एंगल पर। क्वेश्चन फर्स्ट, मान लेता हूँ मैं कोई 2 शीशा है, एक शीशा है ये, ठीक है, प्लेन मिरर। इस मिरर को मान लिया मैंने M1। दूसरा शीशा ये है, इसको मान लिया मैंने
m2, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पर लिखो इफ़ 360/θ, मेरे पास क्या है, इवन नंबर है, मैं थीटा से 360 को डिवाइड करूँगा। यहाँ पर क्या रखा हुआ है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी खड़ा है, तो इस शीशे में इसको अपनी इमेज दिखेगी और इस शीशे में दिखेगी, तो इसको टोटल इमेज कितनी दिखेंगी अपनी। अगर 360/θ इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज रहेगा अपने पास 360/θ माइनस के 1। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। ये था केस फर्स्ट। केस सेकंड, क्वेश्चन 2 की फॉर्म में लिखूंगा मैं। अगर मेरे पास मिरर क्या है, ये है, इसके दो केस बनते हैं। दो केस कैसे बनेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसके दो केस बनेंगे, ये मेरे पास मिरर 1 है, ये मेरे पास मिरर 2 है, और एंगल क्या है, थीटा है। एक केस यहाँ पर और बना देता हूँ इसको। ये मेरे पास क्या हो गया, मिरर 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, मिरर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिरर, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। देखिए अगर मैं कोई भी लाइट ऐसे लेता हूँ, कोई भी लाइन ऐसे करके लूँगा, ये इसको अगर इसको दो भाग में काट दे, θ/2 और θ/2, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक लाइन। कैसे बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब इमेज कैसे बनेगी, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो सकता है सिमेट्रिक लाइन के ऊपर, या फिर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होता है एसिमेट्रिकली। एसिमेट्रिकली मतलब मैंने सिमेट्रिक लाइन की बात नहीं की, कहीं पर भी रखा हो सकता है, ठीक है, एसिमेट्रिकली। और केस क्या होता है यहाँ पर, इफ़ लिख लोगे आप। इफ़ 360/θ क्या है, मेरे पास एक ऑड नंबर आता है। क्या आता है, ऑड नंबर आता है इस थीटा से। थीटा दोनों बराबर है, मैंने डिवाइड किया तो ऑड नंबर आ गया भाई। तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा, वो नंबर ऑफ इमेज बनेगा 360/θ माइनस के 1, या फिर बनेगा नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा, 360/θ, इसके बराबर में। लेकिन ये कब बनेगा, जब वस्तु मेरी सिमेट्रिक लाइन के ऊपर रखी है। किसके ऊपर, सिमेट्रिक। ये बनेगा जब वस्तु मेरी असिमेट्रिक लाइन के ऊपर रखी है। किसके ऊपर रखी है, असिमेट्रिक लाइन के ऊपर। तो ये तो कौन सा हो गया, फर्स्ट केस, ये कौन सा हो गया, सेकंड केस। तो इमेज हो गई फर्स्ट केस की, ये इमेज हो गई सेकंड केस की। नहीं आया समझ में। अगर मैंने थीटा ले लिया 60 डिग्री का, थीटा के लिया 60 डिग्री का, तो नंबर ऑफ इमेज बनेगा 360/60 माइनस के 1। क्यों, क्योंकि जो 360/60 है मेरे पास, ये आएगा 6, और 6 क्या है मेरे पास, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा मेरे पास, 6 माइनस के 1, 5 इमेज बनेंगी। कितनी बनेंगी, 5 इमेज। यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर थीटा मेरे पास 24 डिग्री है, तो 360/θ 24 आता है मेरे पास 15, और 15 मेरे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। 15 क्या हो गया, ऑड नंबर। अगर मैं वस्तु को सिमेट्रिक लाइन पर रखता हूँ, तो सिमेट्रिक लाइन पर रखता हूँ तो 15 माइनस के 1, तो कितनी इमेज बनेंगी, 14 इमेज बन जाएंगी अगर सिमेट्रिक लाइन पर रखता हूँ। और वस्तु को एसिमेट्रिकली कहीं भी रख देता हूँ तो मेरे पास इमेज बनेगी 15 360 माइनस थीटा के बराबर। किस 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने पास, 3 आपको बस थीटा देखना है, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक दीवार ये रूम की और एक दीवार ये, दोनों दीवारों पे मिरर लगा हुआ है, मैं यहाँ पर बीच में खड़ा हूँ भाई, एक इधर मिरर लगा दिया, एक इधर मिरर, तो मेरी कितनी इमेज मेरे को दिखाई देंगी, तो ये दीवार दोनों के बीच में एंगल कितना है, पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0। अगर 0 हो गया तो 360/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगर दो पैरेलल लाइन है तो कितने दिखेंगे मेरे को, इनफाइनाइट इमेज मेरी दिखेंगे। कितने दिखेंगे, इनफाइनाइट इमेज दिखेंगे। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पर नई हेडिंग लिखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन होता है ओरिजिनल पाथ से कोई भी लाइट की वो कितने एंगल पर डेविएट हो जाएगी। जैसे मेरे पास ये मिरर था, क्या है, ये मिरर है अपने पास, ठीक है, ये क्या है, मिरर का नॉर्मल है। क्या है, मिरर का नॉर्मल होगा। कोई भी लाइट रही होगी, इंसिडेंट लाइट, तो वो आई होगी ऐसे करके, और ये एंगल रहा मेरे पास 30 डिग्री पर आई। किस पर आई, 30 डिग्री पर, तो रिफ्लेक्ट होके भी किस पर चली जाएगी, 30 डिग्री पर। किस पर चली जाएगी, 30 डिग्री पर। ये कितने एंगल से डेविएट होगी, तो मैं कह रहा था ये ओरिजिनली कैसे आई थी, ओरिजिनल तो ऐसे आ रही होगी ना, लेकिन इस मिरर की वजह से ऐसे गई, तो ये जो एंगल बना मेरे पास, इसको बोलूँगा मैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2 थीटा।